एक चैप्टर आपका ग्रामर में और एक चैप्टर आपका पद खंड में पूरा हो चुका है। आज हम वाक्य के प्रकार को समझेंगे। देन इसके पश्चात जब यह शीर्षक समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम गद्य का एक अध्याय अध्ययन करेंगे। वाक्य के प्रकार, तो वाक्य क्या है? वाक्य पढ़ रहे हैं, वाक्य क्या है? वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के पीछे चलें तो शब्द, और शब्द के यदि पीछे जाएं तो अक्षर या वर्ण। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। उसी प्रकार से शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई अपना एक अर्थ और भाव हो, जो एक निश्चित क्रम में हो, वाक्य कहलाता है। समझिए, शब्दों का एक निश्चित समूह। शब्दों का क्रमबद्ध अर्थपूर्ण संयोजन ही वाक्य कहलाता है। शब्दों का क्रमबद्ध, शब्दों में क्रम अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण है, होना चाहिए, और अर्थपूर्ण वह जो क्रम है अर्थ को लिए हुए हो, कुछ न कुछ अर्थ उस वाक्य शब्दों का निकल रहा हो, उसी का संयोजन, एक जो गट्ठर आप बनाते हैं वही क्या है? वाक्य। जैसे आप लिखें राम जाता है, यदि हम इसे कर देते है राम जाता, वाक्य तो यह भी है, वाक्य तो यह भी है, लेकिन इस वाक्य में क्या नहीं है? क्रमबद्धता नहीं है। इस कारण से यह वाक्य की श्रेणी में नहीं गिना जाना चाहिए। ठीक है, तो हम समझे कि वाक्य शब्दों का वह क्रमबद्ध अर्थपूर्ण संयोजन है जो अपने आप में पूर्ण होता। राम जाता है, वाक्य अपने आप में पूर्ण है, अर्थात एक वाक्य से हमको एक सूचना प्राप्त हो रही है। अब हम अपने शीर्षक पर चलते हैं, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार दो प्रकार से, दो दृष्टियों में देखे जा सकते हैं। एक अर्थ की दृष्टि से वाक्य, और दूसरा रचना की दृष्टि से वाक्य। वाक्यों में दो प्रकार समझे जाएंगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार और रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। यही दोनों प्रकार आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। भविष्य में भी इस प्रकार के वाक्य आपको सहयोग करेंगे। ठीक है, तो हम आपको एक सूत्र रूप बता देते हैं, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से वाक्य आपको याद नहीं रहते, आप लिख सकते हैं। अपनी पुस्तक पर आप यदि ध्यान देंगे तो बी से विधानवाचक,
या विधानार्थक, जो भी आप लिखना चाहें। नी से निषेधात्मक, आ से आज्ञावाचक, ई से इच्छावाचक, वी से विस्मयवाचक, प्र से प्रश्नवाचक, सा से संकेतवाचक, और सन से ही संदेहवाचक। वाक्य के अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार 8 प्रकार के ध्यान दीजिए। विनियायी विप्रशंसन, ठीक है। आप तो हम चर्चा कर रहे थे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। विधानवाचक, निषेधात्मक, आज्ञावाचक। निषेधात्मक को आप नकारात्मक भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक, ठीक है। अब हम एक एक वाक्य के प्रकारों पर दृष्टि डालेंगे। विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत उन वाक्यों को सम्मिलित किया जाता है जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा क्रिया के करने या होने की अभिव्यक्ति हो। जिस वाक्य में किसी भी कार्य के होने की अभिव्यक्ति आपको समझ में आए, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। जिस शब्द से किसी भी कार्य के होने या करने का बोध हो, या तो वह कार्य हो रहा हो या होने का बोध हो, जैसे चलना, दौड़ना, खाना, सोना इत्यादि जो भी क्रियाएं हैं, आपको इन शब्दों से किसी भी कार्य के होने या करने का बोध हो रहा है। तो आप समझिए कि जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा क्रिया के होने का बोध हो या उसकी अभिव्यक्ति हो, कोई चीज बताई जा रही हो, बोली जा रही हो, तो वह विधानवाचक वाक्य होता है। विधानवाचक वाक्य के द्वारा आपको किसी कार्य की सामान्य सूचना प्राप्त होती है। विधानवाचक वाक्य के द्वारा आपको किसी कार्य की सामान्य सूचना प्राप्त होती है। आप चलें, हम एक उदाहरण ले लेते हैं। अशोक राजनगर में रहता है। अशोक राजनगर में रहता है। इस वाक्य में एक क्रिया है, रहना। कार्य की सामान्य सूचना आपको प्राप्त हो रही है कि अशोक नाम के जो संज्ञा है वह कहाँ रहता है? राजनगर में रहता है। बात समझ में आई? वेरी गुड। इसके बाद हम चलते हैं निषेधात्मक वाक्य। जब किसी भी वाक्य में क्रिया के प्रति या कार्य के प्रति मनाही, ना या मना जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां निषेधात्मक वाक्य होता है। अर्थात
जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध मतलब ना होने का आभास होता है वहां निषेधात्मक वाक्य होता है या वह निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे आप कभी भी किसी भी ऑफिस में या कहीं बड़ी संस्था में गए होंगे, जो इम्पोर्टेंट रूम होता है वहां लिखा रहता है बिना अनुमति प्रवेश निषेध। इसका मतलब ये है कि बिना अनुमति लिए आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अर्थात आपको पहले अनुमति लेनी चाहिए जो कोई बाहर बैठा उससे, या गेट को ओपन करने के पश्चात आपको अनुमति लेनी चाहिए, उसके बाद अंदर जाना चाहिए। कहीं कहीं सीधे केवल इतना लिखा रहता है प्रवेश निषेध। आप जब कभी रोड में चल रहे होते हैं, जब कार वहां लगा रहता है और कहीं बैरिकेड्स लगे हों, वहां कभी कभी लिख दिया जाता है प्रवेश निषेध, मतलब वहां आपको नहीं जाना है, बिल्कुल भी वहां नहीं जाना है। ज्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहां रिस्क के काम ज्यादा होते हैं, जोखिम का काम जहां ज्यादा होता है, वहां अमूमन सामान्य व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता। तो ठीक है, जिस वाक्य से क्रिया के ना होने निषेध होने का बोध हो वहां निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे इसको परिवर्तित करें, अशोक राजनगर में नहीं रहता है। दोनों में डिफरेंस समझें। दोनों ही वाक्यों में आपको सूचना ही प्राप्त हो रही है कि अशोक राजनगर में रहता है। दूसरा वाक्य कह रहा है अशोक राजनगर में नहीं रहता। फिर भी दोनों से सामान्य सूचना ही प्राप्त हो रही है, फिर भी इस वाक्य में कार्य की पूर्ण होने का संकेत है, जबकि इसमें क्रिया के ना होने का संकेत प्राप्त हो रहा है, रहता नहीं है। क्रिया के ना होने की ओर संकेत हो रहा है, इसलिए अशोक राजनगर में नहीं रहता है। यह वाक्य निषेधात्मक या नकारात्मक या नकारात्मक, निषेधात्मक या निषेधवाचक कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आज्ञावाचक वाक्य, अमूमन इस वाक्य में आपको कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो आज्ञा जो होती है, इस आज्ञावाचक वाक्य में एक मूल चीज ध्यान में रखें। आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा लेना और देना दोनों ही चीजें सम्मिलित होती हैं। आज्ञावाचक वाक्य को आप आदेशात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे जिन वाक्यों से आदेश या अनुमति देने का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, इसको यदि हम परिवर्तित करें तो लिखेंगे अशोक राजनगर में रहो, यह हमारा आदेश है। या वह अनुमति भी मांगता यदि कि क्या मैं राजनगर में रहूं, तो हां तुम राजनगर में रहो। फिर भी दोनों ही वाक्यों से अशोक को राजनगर में रहने के लिए आदेश या अनुमति प्राप्त हो रही है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जिन वाक्यों से आदेश या अनुमति का बोध होता है वहां आज्ञावाचक वाक्य होता है, या वह
आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आगे चलें। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से वक्ता की अर्थात बोलने वाले की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद या आदि लिखा है आगे, इसका मतलब श्राप भी सम्मिलित है इसमें। श्राप, आप लोग कभी श्राप दे देते होंगे किसी को, ये जात है मां काम न करी है तैयार तो मोड़ पिरई, ऐसा श्राप भी सम्मिलित है इसमें। तो आप समझिए कि जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, श्राप इत्यादि का बोध होता है, वहां इच्छावाचक वाक्य होता है, या उसे हम इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत सम्मिलित करते। वक्ता की क्या क्या होनी चाहिए? या तो इच्छा हो, या तो शुभकामना हो, या तो आशीर्वाद हो, या तो श्राप हो, या कुछ भी आप जो भी कहना चाहें उसके लिए अपने भाव से यदि इसे कहें तो कैसे कहेंगे? अशोक राजनगर में रहता है, इस वाक्य को यदि आपको इच्छावाचक वाक्य बनाना हो तो क्या लिखेंगे? अशोक को राजनगर में रहना चाहिए, या यहां पर आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर तुम्हें राजनगर में रहना चाहिए शब्द का प्रयोग आप करके ऐसा बना सकते थे कि अशोक को राजनगर में रहना चाहिए, यह मेरी इच्छा है, यह मेरी आकांक्षा है कि अशोक को राजनगर में रहना चाहिए। इसी प्रकार से और भी शब्द जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, ये कौन से वाक्य में आएगा? इच्छावाचक वाक्य। ठीक है। तुम्हारा नाश हो, ये दुर्भावना से ग्रसित हमारा श्राप है कि तुम्हारा नाश हो, यह हमारी इच्छा है कि तुम नष्ट हो जाओ, यह भी इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाएगा। विस्मयवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों से हमें हर्ष माने खुशी, प्रसन्नता, शोक, दुख, आश्चर्य माने विस्मय, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। आप जब व्याकरण की पहली कक्षा में पढ़े हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, उस समय भी हमने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था कि विस्मय बोधक वाक्य में घृणा, हर्ष, शोक, करुणा इस प्रकार के भावों के अंतर्गत जो वाक्य आएंगे उसमें विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो समझिए यह चीज कन्फर्म है कि विस्मयवाचक वाक्य में ये चिन्ह अवश्य लगा होगा। वह चिन्ह कहाँ लगा होगा, यह वाक्य पर निर्भर करता है कि वह वाक्य हमें खुशी या प्रसन्नता जाहिर करता है, घृणा जाहिर करता है, दुख जाहिर करता है, कौन सी चीज को बतला रहा है, उस बात के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाए
तो आप समझिए कि विस्मयवाचक वाक्यों में, जिन वाक्यों में हर्ष, दुख, प्रसन्नता, विस्मय या घृणा का भाव जागृत हो, वहां विस्मयवाचक वाक्य होता है। हर्ष माने प्रसन्नता, आपको अचानक कोई प्रसन्नता मिल गई। दुख हुआ, करुणा हुई किसी के प्रति, तो वहां भी विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, लगाते हैं। और अचानक कोई आपके सामने चीज हो गई, जैसे एक और अजगर ही लख, एक और मृगराज, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। आप एक व्यक्ति हैं, एक और अजगर लटक रहा हो और एक और मृगराज अर्थात सिंह खड़ा हो, आपकी क्या स्थिति होगी, ये वो विस्मयबोधक वाक्य ही बता पाएगा। आपके बस की बात नहीं है। परियो मूर्छा खाए, आप मूर्छित होकर मरणासन्न स्थिति में हो जाएंगे। समझिए, विस्मयवाचक वाक्य में हर्ष, करुणा या दुख, शोक, विस्मय या घृणा का भाव जागृत होता है। इसी शब्द पर, इसी वाक्य पर चलें। अशोक राजनगर में रहता है, तो कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? अरे, अशोक राजनगर में रहता है, विस्मय आपको हो रहा है, विस्मय। यदि यहां प्रयोग कर देते हाय, जैसे आप आए और सुबह सुबह अपने मित्रों से मिले, हाय। हाय शब्द का प्रयोग मैंने बताया दुख सूचक है। आपके ऊपर कोई दुख पड़ गया हो, हाय रे, यहां हाय का प्रयोग करते हैं। आप जैसे पहुंचे, हाय, सामने वाला भी, तो आप समझिए कि यहां विस्मय बोधक वाक्य है। अरे, अशोक राजनगर में रहता है, ठीक है। अब वाह शब्द का प्रयोग नहीं किए, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि वाह लिखने के बाद यहाँ इरेज कर दिया गया, क्यों? क्या सर से बन नहीं रहा था? वाह शब्द का प्रयोग आपको ज्यादातर प्राकृतिक वातावरण में ज्यादा देखने को मिलेगा, वाह, ठीक है। इसलिए वाह शब्द का प्रयोग यहाँ उचित नहीं है। प्रश्नवाचक वाक्य साधारण सी बात है, हमेशा आप प्रश्न करते हैं और जानते ही रहते हैं। हाँ, प्रश्न बोलने की बात है, आपके भाव की बात है। जिस प्रकार से आप वाक्य को बोलेंगे, वाक्य वही स्वरूप निर्धारित कर लेगा। आपको हमने जब विराम चिन्ह की बात बतलाई थी तब भी बतलाया था, अभी थोड़ा सा उसकी चर्चा हम करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी भी प्रश्न पूछने का बोध होता है, जिन सब वाक्यों से किसी भी प्रश्न के पूछने का या बात पूछने का संकेत होता है, वहां प्रश्नवाचक वाक्य होता है। किसी भी वाक्य में प्रश्न को पूछने या किसी बात को पूछने का संकेत हो, तो वहां प्रश्नवाचक वाक्य होता है। यह निर्धारित करें कि जब आप प्रश्नबोधक चिन्ह पढ़ रहे थे, तो आपने वहां देखा था कि वाक्य के अंत में एक चिन्ह लगा रहता है जो हंसिया टाइप का रहता है। आप देखे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। इसी वाक्य पर चलते हैं।
इस चिन्ह का यदि आप प्रयोग नहीं करते तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। इस चिन्ह का प्रयोग आप नहीं करते तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। इस चिन्ह का आप प्रयोग नहीं करते तो वाक्य गलत हो जाएगा। इन शब्दों का प्रयोग आप नहीं करते तो वाक्य गलत हो जाएगा। इन शब्दों का प्रयोग आप नहीं करते तो यह वाक्य भी गलत हो जाएगा। और इस चिन्ह के साथ इस वाक्य का प्रयोग यदि नहीं करते तो भी आपका वाक्य गलत हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1 नंबर के प्रश्न में ही परिवर्तन में आता है। यदि आप थोड़ी सी भी गलती कर दे बैठेंगे तो आपको 0 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप समझिए, प्रश्नवाचक वाक्य समझ गए होंगे। हम संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य की चर्चा कर लेते हैं। कर ले। संकेतवाचक वाक्य के पहले हम संदेहवाचक वाक्य को देखते हैं। संकेतवाचक वाक्य लास्ट में देख लेंगे। संदेहवाचक वाक्य में जिस वाक्य से किसी कार्य के होने का संदेह प्रकट होता है। संदेह का मतलब 2 प्रकार की चीजें होती हैं, आप समझिए। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, हम आपको इसका डिफरेंस बतला दें। संदेह में किसी भी वस्तु या व्यक्ति या स्थिति के प्रति जिस चीज पर आपको संदेह है वह चीज क्लियर नहीं होती, अर्थात उस पर आप निश्चय नहीं करते तो संदेह की स्थिति। और यदि आप भूलवश उस स्थिति को निश्चय कर लेते हैं तो वह भ्रम की स्थिति कहलाती है। जिस प्रकार से हम आपको बतला दें, रस्सी लटक रही हो, अंधेरा हो, आप दूर से टार्च मारें और समझ में आए कि रस्सी है या सांप, तो रस्सी है या सांप दोनों ही स्थिति में आपको निश्चय नहीं हो रहा है तो वहां संदेह है। यदि लटक वास्तव में सांप रहा हो और आप रस्सी पकड़कर रस्सी समझकर खींच लें तो ये आपका भ्रम हो गया, अर्थात आप निश्चय कर बैठे कि वह रस्सी है। खींचने के बाद जब आपको काटने के बाद पता चलेगा कि भ्रम हो गया मुझे। संदेह और भ्रम की स्थिति समझ गए। तो संदेहवाचक वाक्य में जहां किसी भी कार्य के होने में संदेह प्रकट किया जाता है वहां संदेहवाचक वाक्य होता है। तो अशोक राजनगर में रहता है, शायद अशोक राजनगर में रहता है। ठीक है। शायद अशोक राजनगर में रहता है। शायद अशोक राजनगर में रहता है के बाद आप क्या करेंगे, आपके समझ में आ रहा होगा, आपके समझ में आ रहा होगा कि शायद अशोक राजनगर में रहता है, फुल स्टॉप, कोई चिन्ह लगाना चाहिए या नहीं। जी हाँ, शायद के बाद कॉमा, जिसे आप अल्प विराम के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। शायद अशोक राजनगर में रहता है। हम संदेहवाचक वाक्य की चर्चा यहाँ किए हैं, अब हम संकेतवाचक वाक्य की चर्चा थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। संकेतवाचक वाक्य ऐसा वाक्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, जिन वाक्यों में से एक क्रिया के दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर निर्भर होना, अर्थात यहाँ क्रियाएं 2 होंगी। कभी कभी आपको
जब आप रचना की दृष्टि से वाक्य पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आप ध्यान रखिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर क्या होता है, आरोप होता है। ठीक है, जैसे लिखा है, इसी को कर दें, यदि अशोक राजनगर में रहता तो मैं आता। मैं आता कब, मेरे आने की बात यह है कि मैं आता तब जब वो रहता। रहना एक क्रिया, आना दूसरी क्रिया। तो यदि अशोक राजनगर में रहता तो मैं आता, तो आने का संबंध किससे है, आने का संबंध रहने से है। आऊंगा तभी जब अशोक राजनगर में रहता। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस प्रकार से आप एक दो वाक्य लिख लें और उन्हें आप 8 प्रकार के वाक्यों में परिवर्तित करके लाएंगे। आपको 8 प्रकार के वाक्यों में परिवर्तित करके लाना है। ये निषेधवाचक वाक्य है, इसे आप इन 7 प्रकार में परिवर्तित करेंगे। शिवेश कल भोपाल नहीं जाएगा। और एक वाक्य लिख लीजिए, नहीं। वे आज वाराणसी पहुंच गए होंगे। इसे आप वाक्य के 7 प्रकार में परिवर्तित करके लाएंगे। आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है। संदेहवाचक वाक्य से उठाया है हमने, वे आज वाराणसी पहुंच गए होंगे। और निषेधात्मक वाक्य से उठाया है, शिवेश कल भोपाल नहीं जाएगा। इन्हें आप 7 प्रकार में परिवर्तित करके लाएंगे। जिस प्रकार से हमने परिवर्तित किया है, अशोक राजनगर में नहीं रहता, उसी प्रकार आप इन्हें भी 7 प्रकार में परिवर्तित करके लेकर आएंगे और आप लोग